हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑल फ्रेंड्स। इन दिस डेवलपमेंटल बायोलॉजी की सीरीज़ वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपकी हूँ रोशनी भट्ट और आज आप देख रहे हो जीनेटिकली इंड्यूसिबल फैट मैपिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो फैट मैपिंग से जुड़ा हुआ है। ओके, हाँ, सॉरी फॉर दैट स्पेलिंग मिस्टेक। फैट मैपिंग यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं। ओके, फैट मैपिंग का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, सेल लाइनेज को स्ट्रेस कर रहे हो, यानी कि आप एक देखना चाहते हो कि डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर कौन सा सेल कब बनता है और क्या बनता है, कौन सा ऑर्गन बना देता है, वो सब कुछ हम फैट मैपिंग के अंदर ट्रेसिंग करते हैं। ट्रेसिंग यानी कि उसको लैब के अंदर क्या करते हैं, हम उसे नोट डाउन करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड दैट GIFM, जेनेटिकली इंड्यूसिबल फैट मैपिंग। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर देखो, जेनेटिकली इंड्यूसिबल फैट मैपिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ना, वो कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, तो ये इसको याद रखिएगा कि जेनेटिकली इंड्यूसिबल फैट मैपिंग। ओके, GIFM। ओके, नाउ GFM के बारे में सभी को पता होगा। GFM अगर नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो लेक्चर पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो लेक्चर लिखिए। ओके, सो जीन फैट मैपिंग जिसको बोला जाता है जीन फैट मैपिंग यानी कि GFM। तो जीनेटिकली इंड्यूसिबल फैट मैपिंग और GFM के अंदर क्या डिफरेंस है वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर क्या है, इंड्यूसिबल है। इंड्यूसिबल वाला वर्ड पहले सुना होगा ना आपने, याद करो यार। यस, आपने याद कर लिया होगा। नहीं भी याद आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ऑपेरॉन मॉडल जब हम समझ रहे थे तब हमने ये इंड्यूसिबल वर्ड जो है था वो सुना था। इंड्यूसिबल का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर भी ऐसा ही मीनिंग है कि वो क्या होता है, ये सिस्टम जो है वो ऑफ होती है, लेकिन कई बार आप इंड्यूस करवा के कोई ना कोई केमिकल इंड्यूस करवाओ या फिर कोई भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट यूज़ करके आप क्या कर सकते हो कि कोई भी जो इनएक्टिव बायोलॉजिकल सिस्टम है उसको एक्टिव कर सकते हो। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही मैकेनिज्म फॉलो होती हैं। क्या होता है इसके अंदर कि क्री के बारे में सभी को पता होगा। क्री एक क्या है, क्री एक टाइप का फ्यूज़न प्रोटीन है। ओके, ध्यान से समझो कि क्री क्या है, एक टाइप का फ्यूज़न प्रोटीन है कि जो क्या करता है कि वो ER यानी कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ, ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, लेकिन आप समझो यहाँ पर ER यानी कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर। ओके, सो यहाँ पर वो क्या करता है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है। ओके, सो इसके साथ वो बाइंड होता है क्री प्रोटीन। ओके, तो भाई मैं क्री का नाम क्यों दे रही हूँ, तो क्योंकि मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर बताया था कि क्री जो है ना वो क्या है, एक टाइप का रिकॉम्बिनेज एंजाइम है। रिकॉम्बिनेज टाइप का क्या है, एक एंजाइम है कि जो क्या करता है, रिकॉम्बिनेशन करवाता है। क्री लॉक्स पी मॉडल हमने पढ़ा था ना। ओके, तो एक टाइप का रिकॉम्बिनेज एंजाइम है कि जो फैट मैपिंग के लिए यूज़ हो जाता है। तो ये क्री जो है एस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, इसीलिए तो बोला जाता है कि जो ये क्री ER मैंने यहाँ पर नाम लिखा है, क्री ER यानी कि ऐसा रिसेप्टर कि जो क्री के साथ बाइंड होता है। और उसका पूरा नाम क्या है, यहाँ पर मैंने पूरा नाम भी लिखा है, टैमोक्सिफेन रिस्पॉन्सिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर। ओके, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही पता होगा एस्ट्रोजन रिसेप्टर के बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एस्ट्रोजन रिसेप्टर है वो टैमोक्सिफेन से ज़्यादा सेंसिटिव होता है। क्या होता है, सेंसिटिव होता है। ओके, कि अगर मैं यहाँ पर टैमोक्सिफेन का एडमिनिस्ट्रेशन करवाती हूँ, टैमोक्सिफेन का एडमिनिस्ट्रेशन अगर मैं सेल के अंदर करवाती हूँ तो क्या होगा वो भी हम देखेंगे। तो पहले आप एक दूसरी मैकेनिज्म देख लो कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हमें सेल के अंदर क्या होता है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर
सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्री-ER रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ओके। लेकिन उसको HSP90 हीट शॉक प्रोटीन है, वो क्या कर देता है, उसको सेल के साइटोप्लाज्म में से बाहर निकाल देता है, ओके। जैसे ये सेल के साइटोप्लाज्म में से चला जाएगा कि वो किसी भी काम का नहीं रहेगा, ओके। सो ऐसा ना हो इसीलिए हम क्या करते हैं, टैमोक्सिफेन ऐड करते हैं। सो टैमोक्सिफेन का इम्पोर्टेंस पता होगा तुम आपको कि सेल के क्री-ER को HSP90 से बचाने के लिए हम टैमोक्सिफेन यूज़ करते हैं ना। अब टैमोक्सिफेन का वर्क फंक्शन कहते होता है वो समझ लेते हैं, वर्क फंक्शन। सो टैमोक्सिफेन क्या करता है कि वो क्री-ER रिसेप्टर के साथ जुड़ जाता है। जैसे ये जुड़ेगा, ओके, कि तुरंत ही वो क्या कर देगा, क्री-ER का जो कॉन्फॉर्मेशन है वो चेंज कर देगा। ध्यान से देखो, कॉन्फॉर्मेशन यहाँ पर चेंज हो रहा है। जैसे ही उसका शेप चेंज हो जाएगा ना, कि हमारा जो हीट शॉक प्रोटीन है HSP90 वो क्री-ER को पहचान ही नहीं पाएगा, ओके। सो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, HSP90 कैन नॉट फाइंड आउट क्री-ER प्रोटीन और क्री-ER रिसेप्टर, सो विच इज़ ईजीली एस्केप फ्रॉम द HSP90। HSP90 से तो ये ईजीली एस्केप हो गया। अब ना हमारा काम पूरा हो गया। HSP90 जो इसको बाहर धकेल रहा था ना, बाहर धक्का मार रहा था ना कि तुम चलो भाई सेल के बाहर निकल जाओ, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, HSP90 को बुद्धू बना दिया, ओके। यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको इजी भाषा में समझाने का ट्राई कर रही हूँ, लेकिन इतना जो आप समझ रहे हो वो इतना इजी होता नहीं है। लेकिन आप अगर अच्छे से समझोगे तो आपको बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसको याद रख पाओगे। सो HSP90 को हम यहाँ पर क्या कर दिए हैं, उसको बुद्धू बनाकर क्री-ER जो है उसको एस्केप हो चुका है और वो सेल के अंदर ही है। तो नाउ अब ये सेल के अंदर ही है, तो अब हम उसका उपयोग भी कर पाएंगे कि क्री-ER जो है ना वो क्या करेगा, LOXP साइट को पहचानेगा और रिकॉम्बिनेशन करने में हेल्प करेगा, ओके। सो यहाँ पर क्या हुआ था, जेनेटिकली इंड्यूसिबल फैट मैपिंग के अंदर प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि हमें कोई भी तरीके से HSP90 प्रोटीन से बचना है, ओके, क्री-ER को बचाना है, तभी जाकर हमारा जो क्री-LOXP मॉडल है वो एक्टिवेट हो पाएगा। So I hope you are clearly understood and enjoy this session. Please like this video and subscribe my channel and enjoy all my series video lectures, okay. It is very helpful.